शुरू के फेज में तो आपका लॉस फेज आता ही है। इनफैक्ट अगर शुरू में ही लॉस फेज आया तो आप उसको ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि वो आपको मजबूर करता है कि कुछ अच्छा करने के लिए, रादर कि आप सीधा शुरू में लक्की हो जाए तो बाद में टफ हो जाता है। कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग मतलब एटीएम नहीं है कि हर दिन आप छापोगे, उसमें भी आपकी लॉसेस हो जाते हैं। यह सवाल पूछता हूँ कि ट्रेडिंग एक्साइटिंग होनी चाहिए, बोरिंग होनी, या आपने ट्रेड लिया और फर्स्ट टाइम ही आप जीते हो तो फिर आपको एक्साइटमेंट आएगा, या तो ट्रेड में इतनी आग लगी हुई है कि आप आरएनडी कर रहे हो तो एक्साइटमेंट आएगा। तो मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, बोरिंग बिजनेस हो तो बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं ट्रेड बेटर पॉडकास्ट बाय 5 पैसा। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, बट आज हमारे साथ जो ट्रेडर बैठे हैं उन्होंने वॉलेटिलिटी को ही अपना एज बना लिया। एक स्टेबल आईटी करियर को छोड़ करके मार्केट को फुल टाइम चूज़ करना एक बहुत हिम्मत का काम होता है, लेकिन मिस्टर संतोष पासी सर ने वो हिम्मत दिखाया और ऑप्शंस और एल्गो ट्रेडिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हम इनके ट्रेडिंग अप्रोच को बहुत डिटेल में समझेंगे। सो वेलकम संतोष सर टू आवर पॉडकास्ट शो। सो आपने ऑलमोस्ट 20 साल तक आईटी सेक्टर में जॉब करा है, एंड सो मुझे ये जानना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आपने डिसाइड किया कि मुझे अब फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है। तो नॉर्मली जैसे जैसे सैलरी तो बढ़ती है, यस, लेकिन ट्रेडिंग का भी इनकम बढ़ता है। तो आई वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि दोनों की क्या हो रहा है, तो मुझे मालूम पड़ा कि ट्रेडिंग की इनकम बहुत ज़्यादा हो रही कंपेयर टू सैलरी। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे हम ज़्यादा एफर्ट दे दिया जाए तो देन दैट विल बी मच बेटर फॉर द करियर के लिए, इनकम के लिए। ओके, सो आपने आईटी बैकग्राउंड में जॉब स्टार्ट आई गेस 2002 में स्टार्ट किया था, एंड मार्केट में आप 2006 में है। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इनटू मार्केट। सो 2006 से आपने फुल टाइम ट्रेडिंग आई गेस 2022-23 में स्टार्ट किया। सो 18-20 साल तक पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने के बाद आप फुल टाइम में आए। सो ज़्यादातर जो ऑडियंस होती है वो क्या है कि उनको जॉब कर रहे हैं तो उनको है कि ट्रेडिंग फुल टाइम ट्रेडिंग में आना है। सो वैसे लोगों को आप क्या शेयर करना चाहते हो कि आपको इतना टाइम क्यों लगा, और बाकी लोगों को क्या एडवाइस करना चाहते हो? जब मैंने स्टार्ट किया था 2006 में, तो वहाँ पे आपकी नेट भी फास्ट नहीं होती थी इतनी, ठीक है, करेक्ट, स्लो नेट होती थी, वहाँ पे इतने एजुकेशन मटेरियल्स भी नहीं थे। करेक्ट, तो जो हम करते थे खुद को ही गेस करके करते थे। इनफैक्ट ऑप्शंस के भी कुछ नॉलेज नहीं थी कि वहाँ पर डेटा वगैरह था, उसमें 2006 में बिलीव में और कुछ था ही नहीं नॉलेज। तो इट वाज लाइक कि खुद सेल्फ लर्निंग था, आगे अप्रोच तक करना था। और हम टक्कर किससे ले रहे हैं, प्रोफेशन के साथ टक्कर ले रहे हैं। करेक्ट। तो शुरू के फेज में तो आपका लॉस फेज आता ही है। इनफैक्ट अगर शुरू में ही लॉस फेज आया तो आप उसको ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि वो आपको मजबूर करता है कि कुछ अच्छा करने के लिए, रादर कि आप सीधा शुरू में लक्की हो जाए तो बाद में टफ हो जाता है। तो वो से कि एक लर्निंग कर्व चाहिए। तो शुरू में कुछ स्टेट्स गलत गए, कुछ सीखना पड़ा, फिर आई वेंट टू प्रोफेशनली सीखना कोर्स को ज्वाइन किए, प्रोफेशन इसको सीखना है क्योंकि हम टक्कर दे रहे हैं प्रोफेशंस को। करेक्ट। तो वो कुछ 2-3 साल उसको सीखे। फिर देन आई वाज आउट ऑफ इंडिया आल्सो फॉर सम टाइम, यूएस में था, यूके में था, तो वहाँ की भी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वहाँ भी यूज़ कुछ की हुई थी। तो उसके बाद 2015 हो गया जब हमारे वीकली बैंक निफ्टी चालू होना की शुरुआत हो गई। तो वहाँ पे अभी पहले क्या था कि हफ्ते में या महीने में एक बार एक्सपायर होती थी, तो एक ट्रेड लेते तो आपको एक महीने में 1 या 2 ट्रेड होता। तो वहाँ पे इतनी जरूरत नहीं थी कि आप स्विच कर डालो। लेकिन 2015-16 से जब बैंक निफ्टी वीकली चालू हो गया था, देन वी स्टार्टेड गोइंग इनटू दैट। आपने जॉब बहुत साल करा हुआ है, जो ये वीडियो ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं ऑलरेडी, उनको आप क्या सजेस्ट करते हो? उनको ट्रेडिंग में आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, क्या सजेस्ट करते हो? और अगर वो भी आपके जैसे एक पार्ट टाइम ट्रेडर से फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स है जो उनको फॉलो करना चाहिए? तो पहली बात कि जैसे कोई भी अगर जॉब कर रहा है तो मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जो जॉब करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है, तो सैलरी में आप देखिए 2 कंपोनेंट होता है। एक पीएफ का अमाउंट जाता है जो आपकी जेब में नहीं आता है, लेकिन आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में जमा होता है। तो जो जमा हो रहा है उसे में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। Correct. तो सैलरी के साथ भी हमें इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, और जो सैलरी आ रही है वो बोलते कि इनकम हो रहा है, ट्रेडिंग इनकम हो रही है। तो सेम वे अगर आप यहाँ पे करो ट्रेडिंग की दुनिया में आते हो तो आपको दोनों काम करना, आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, जो एक फिक्स डिपॉजिट में जमा हो रहा है वो मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट को प्लेजिंग करते हैं, उसका 80% हमें मार्जिन वापस मिल जाता है, कुछ और कैश हम पाते हैं, उससे ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे जो इनकम आता है वो हमारा मंथली सैलरी के जैसा होता है। मीन्स आप ये कह रहे हो कि पहले इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करें, चाहे बीट म्यूचुअल फंड्स, बीट इक्विटी, ईटीएफ, कुछ भी करो, एंड देन एक जब कॉर्पस जमा हो जाए देन उसको आप प्लेज करके बिल्कुल धीरे धीरे बेबी स्टेप से चालू करना है कि वो लॉस ना हो जाए। करेक्ट। तो उसे बेबी स्टेप से आपको सीखना है, 2-3 साल सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप
प्रोफेशनल लोगों से टक्कर दे रहे हो। आपके सामने बहुत बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, उसके पास मनी पावर है, टेक्नोलॉजी का पावर है जो आपके पास नहीं है। आपको कुछ ऐसी एज ढूंढनी पड़ेगी कि जो आप उनसे टक्कर दे सकते हो। करेक्ट। सो आप एज वर्ड बहुत यूज़ कर रहे हो, और आपने हमारे ऑफ स्क्रीन जो हमारे डिस्कशन हो रहा था तो आपने बोला वॉलेटिलिटी इज माय एज। तो एग्जैक्टली क्या है, रिटेल को थोड़ा इस पे ब्रीफ करो। तो मुझे जब मैंने ऑप्शन की दुनिया में कदम रखा तो मुझे एक को दोस्ती बनाना था, एक को बॉस बनाया जाए, क्योंकि मैं डेटा को तो मैंने बोला बॉस बनाने के लायक नहीं है, वो कभी भी यू टर्न ले लेता है, अनरिलायबल बंदा है। सेकंड बच्चे फिर वेगा और थीटा बचा। बोला थीटा ऐसा बंदा है कि जो सीधा बोलता है कि अगर आपने भेजा तो मैं आपका दोस्त हूँ, और आपने खरीदा तो मैं आपका दुश्मन हूँ। तो वहाँ पे कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आपने भेज दिया, ऑप्शन बेच रहे हो तो वो आपका दोस्त हो गया, और अगर आपने ऑप्शन खरीदा तो वो आपका दुश्मन हो गया। तो एक ही चीज़ है जो वेगा बच गया था, वोलेटिलिटी या वेगा। तो मैंने बोला मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ। तो एक अगर मैंने वेगा से दोस्ती कर ली और थीटा अगर मैंने बेचा तो मेरे साथ हो गया, नहीं बेचा तो मेरे साथ अगेंस्ट हो गया। तो ये दो एक काइंड ऑफ रिलायबल हो गया। और डेटा को तो हमें पता है कि हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। तो वो सोच के मैंने फिर वेगा को दोस्त बना लिया था, और वोलेटिलिटी को। तो बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी हम सौदा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मार्केट में प्राइस बहुत महंगा चल रहा है तो आप खरीदोगे या बेचोगे? बेचूंगा मैं, बेचूंगा। तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए है। या ऑप्शन बहुत सस्ता हुआ तो ऑप्शन महंगा है या सस्ता है वो डिफाइन करता रहेगा। करेक्ट। तो लेट्स टेक द एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल कि इंडिया विक्स ले लीजिए। वो भी काइंड ऑफ वोलेटिलिटी है, या इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। वो भी आपको बताता है कि निफ्टी के जो ऑप्शन है वो महंगे या सस्ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में इंडिया विक्स हो सकता है शायद 12-13 के 14 के करीब में हो, तो हमें देखना है कि ये महंगा या सस्ता है। अब उसमें से बोला कि ये 14 महंगा या सस्ता है, तो उसके लिए मेरे कुछ रूल्स बने हुए। फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं कि एक साल में इंडिया विक्स हाई कहाँ पे गया हुआ था, और इंडिया विक्स लो कहाँ पे गया हुआ था। तो लेट्स से कि 52 वीक्स में हाई था इंडिया विक्स, एग्जाम्पल के लिए ले लेते कि 20 था, और पिछले एक साल के अंदर सबसे जो कम वैल्यू थी वो थी 10 मान लीजिए। तो 10 से 20 का मुझे रेंज मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 5 टुकड़े में बांट देता हूँ। तो क्या होगा, 10 से 12 हो जाएगा, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, और 18 से 20। सो 18 से 20 मतलब क्या हो गया, वोलेटिलिटी बहुत हाई है, वेरी हाई। वेरी हाई है तो मैं बोलता हूँ कि सेल करो, जम के सेल करो, स्ट्रांगली सेल करो। और जस्ट हाई है तो मैं बोलता हूँ सेल भी करो, लेकिन कुछ इंश्योरेंस लेके सेल करो, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी और हाई होने की। करेक्ट। तो आप सेल करो बट विद सम इंश्योरेंस। तीसरा नंबर है न्यूट्रल, मतलब 14 से 16 वाला बीच में, जहाँ पे फेयर प्राइस है, वर्ल्ड ना महंगा है ना सस्ता है। तो वहाँ मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्शन पे आ जाओ। अगर आप नॉन डायरेक्शन हो तो आप सेलर बन जाओ, और डायरेक्शन हो तो बायर बन जाओ। फिर आपका जो 14 नंबर है वो 12 से 14 वाला जो रेंज है, वहाँ ऑलरेडी सस्ती है लेकिन बहुत सस्ती नहीं है। करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे हमें मोटा खरीदना है, लेकिन हल्के वाले कुछ चीज़ बेचने भी है। ओके। तो स्प्रेड बन गया हमारे। जो आखिरी में है 10 से 12 है, वहाँ पर होता है कि आप बाइंग कर डालो ऑप्शन के। ओके। तो उस 5 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं कि वेरी हाई, हाई, न्यूट्रल, लो एंड वेरी लो। स्ट्रांगली सेलिंग, selling with the insurance, and selling or buying but with the insurance but based on the direction. Okay. And then finally buy but with some insurance selling के, और finally buying करनी है। सर यहाँ पे आपने एक पॉइंट बोला कि मैं ऑन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। बहुत सारे रिटेल आज के टाइम पे ऑप्शन बाइंग पे फोकस करते हैं। सो उस अप्रोच पे जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो ऑप्शन बाइंग उनको लगता है बहुत कम कैपिटल से मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा, और जो लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं, उस पे आपने ऑलमोस्ट मोर देन 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। ऑप्शन बाइंग वाला जो माइंडसेट है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखो, सबकी शुरुआत बाइंग से होती है, मेरी भी शुरुआत बाइंग से हुई थी। कि मैंने भी बाइंग किया था शुरू में, बट बाइंग करता था, अगले दिन उसका दाम आधा होता था, तो मैं सोचता था और सस्ता हो गया और ले लो, अगले दिन जाकर वो और भी आधा हो जाता था। तो बहुत घाटा हो चुका उससे। तो बाइंग मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार करता हूँ, अदरवाइज बाइंग ज़्यादा नहीं करते। ठीक है। तो उसका बेसिकली अप्रोच क्या है कि जैसे हमने बताया कि 3 क्रिक हो गए हमारे, एक हो गया डेटा हो गया, एक हो गया वेगा हो गया, एक थीटा हो गया। अगर आप जब बाइंग करते हो ना तो आपको डेटा का सहारा चाहिए, क्योंकि आप बाइंग करो कि डायरेक्शन बेट के लिए। तो आप चाहते हो कि मार्केट तेजी से ऊपर जाए या तेजी से नीचे गिरे। करेक्ट। तो अगर आप देख रहे हो कि डेल्टा वेगा और थीटा, अगर 3 लेता हूँ मैं क्रिक, बोलता हूँ कि 100% है, तो ये मतलब डेल्टा 1/3 हो गया, वेगा 1/3 हो गया, और थीटा 1/3 हो गया। अब बाई कर रहे हो तो मतलब आपने केवल डेल्टा को बाई किया, मतलब आपके जो जितने की एज है 1/3 ही है, क्योंकि आपने बाई किया तो थीटा भी आपके अगेंस्ट है, और वेगा तो मतलब आपका साथ दे ही नहीं दे रहा है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम है मैथमेटिकली 1/3 ही हो गया। वो से अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो भले ही डेल्टा आपके साथ नहीं है, बट वेगा आपके साथ है, क्योंकि आपने देखा कि
आखिरी में जाके जैसे हार्ट बीट होता है ना, स्टेबल हो जाता है, वेगा भी आखिरी में एक्सपायरी के बाद स्टेबल हो जाता है। तो वेगा आपके साथ में आ जाता है, या आप वेगा को अपने साथ में ले लो, अपने बेचा तो थीटा भी आपके साथ में आ गया। तो इफ यू सी नंबर्स प्रोबेबिलिटी वाइज यू गेट अराउंड 66 या 68% या 67% प्रोबेबिलिटी आपको सेलिंग के साथ होती है जीतने की, जबकि इसके साथ बाइंग के साथ प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है। लेकिन बेस्ट है बाइंग के पास कि कैपिटल कम होता है, सो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी आप लेते हो, तो लॉटरी लेने के लिए तो छोटा पैसा देना पड़ता है, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। सो वही चीज़ यहाँ पे भी प्ले करता है कि अगर आप केवल डेल्टा करते जाते हो और बाइंग कर रहे हो तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है। उसमें भी कुछ लोगों ने, कुछ स्कैल्पर्स जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, उसमें आपको एक डिफरेंट सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा, वो हर की बस की बात नहीं है। तो उसमें भी हाई स्किल गेम हो जाता है, काफ़ी लोगों ने कमाया उसमें, बट उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए काफ़ी, वर्सेस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। जैसे आपको कोई धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो नॉर्मल वाला बिजनेस करोगे तो वो सेलिंग का बिजनेस होता है। लेकिन बाइंग वाले बिजनेस के लिए काफ़ी स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे आप बड़े स्केल पर नहीं कर रहे हो, छोटे कैपिटल के साथ कर रहे हो, लेकिन आपकी एक खुद की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जो ट्रेडर अभी नए ट्रेडर्स हैं, आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो एक आइडियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए इन ऑप्शंस ट्रेडिंग स्पेशली? छोड़ दीजिए ऑप्शन, कोई भी बिजनेस में आते हो, कोई भी बिजनेस में, छोड़ दीजिए शेयर मार्केट, कोई भी बिजनेस में आते हो, अब बिजनेस का दुगना नहीं बना सकते हो, ठीक है। साल के अंदर जो भी बड़े बिजनेस आते हैं, फंड हाउसेज आते हैं, या कोई भी इंडिया की टॉप कंपनीज उठा लो, वो 10-20%, 30% वो रीजनेबल काइंड ऑफ रिटर्न होता है। हमारा भी एक्सपेक्टेशन होता है कि हम 20-23-36% के बीच में, 24 से 36 के बीच में आ जाए, वी आर किंग। अगर जिस साल मुझे 36 आ गया तो हम बोलते हैं हम तो महाराजा हो गए। बिलीव मी, वी आर वेरी वेरी, बोलते हैं कि यार हमने तो धमाल मचा दिया है। 24 भी आ गया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, सो हमारे लिए एक्सपेक्टेशन 2 से 3% महीने का, हम महीने गिनते भी नहीं, कुछ महीने गलत भी आते हैं। साल में अगर मुझे 24 से 36 के बीच में आ गया, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। 2 to 3% इज मोर देन इनफ। करेक्ट। सो इसमें मेरा थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा, जो सोशल मीडिया पे है, जो इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, यूट्यूब पे भी आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे रील बनाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं कि आज मैंने लाइक 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़ बना लिया विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख 70 लाख। सो उस पे आपका क्या व्यू है? लाइक इज इट ट्रू, या वो पॉसिबल है नहीं है? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट आई वांट टू आस्क, क्योंकि आपने सारे फेज देखे। करेक्ट। देखो उसमें कुछ सर्टन 1-2%, जैसे सचिन तेंदुलकर एक एक्सेप्शन है, करेक्ट, या विराट कोहली जी एक एक्सेप्शन है, तो आपको उस कैटेगरी में आने पड़ेगा। भाई इंडिया में कितने लोग विराट कोहली बन सकते हैं या सचिन बन सकते हैं, तो उतने लोग ही वो बाइंग में उस तरीके का रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, और वो गिने चुने लोग हैं जो उस माइंडसेट से बना सकते हैं। वर्सेस जो आम जनता, कोई भी बिजनेस करने वाले, वो कोई भी आ सकता है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ये बिजनेस नहीं तो वो बिजनेस स्टार्ट ही कर सकते हो। तो उसमें भी रिटर्न्स है, बिलीव मी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दैट गेम इज टू लो। और दूसरा ये भी हो जाता है ना कि आपने एक बार बना लिया, 2 बार बना, क्या अगले 5 साल तक या 10 साल तक वो सेम रिटर्न आप जनरेट कर पाओगे? वो बहुत टफ होता है। उसमें याद रखिए कि उसमें ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा होता है। अब उसमें कभी कभी आप 1 रुपये का 2 रुपया कमा रहे हो, तो कभी कभी पूरा 1 रुपया भी आप खोने की उसमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सिर्फ हम सेलिंग बोलते हैं कि सेलिंग में तो आप क्या बोलते हैं, रिस्क अनलिमिटेड होता है। आपकी वॉलेटिलिटी को भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर का जो एक डिबेट रहता है उस पर भी हमने वो कर लिया। आप मुझे बताओ, आपका इक्विटी में भी आपका एक्सपीरियंस है, ऑप्शंस में भी, आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करी हुई है, राइट, कनाडा में रह के। सो ये जो डिफरेंट मार्केट टाइप्स है, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? बेसिकली ये इकोसिस्टम का पार्ट है। ओके, अब पूरा जितने भी आपके कैपिटल मार्केट है, उसके अंदर आपको कैश मार्केट भी आता है, डेरिवेटिव मार्केट भी आता है, आपको कमोडिटीज भी आता है, ठीक है। तो सारे एक दूसरे से लिंक है। तो हमें ऐसे चूज ही नहीं बनना है कि यार मुझे केवल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बोलते आप कदम हर जगह पे रखो, और जैसे मैंने बताया सैलरी के लिए आपको पीएफ भी चाहिए। आप ऐसे ही मांगे मुझे सैलरी चाहिए, पीएफ नहीं चाहिए, कंपनी डालती है। तो मेरा फंडा है कि इन्वेस्टमेंट भी करना है हर किसी को, शुरुआत इन्वेस्टमेंट से ही करनी है, और साथ में जाके आपको अगर आप रिजनेबल कैपिटल जमा हो जाता है तो आप ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दो। ओके, सो सर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं फिर, और स्ट्रैटेजी पार्ट को डिस्कस करते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी से पहले आप इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हो, करना। तो हमारे ऑडियंस को आप बताओ कि अगर किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि ना मुझे फंडामेंटल्स का नॉलेज है, ना ही मुझे टेक्निकल्स का नॉलेज है, और मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हो? देखो मैं तो बहुत सिंपल, ट्रेडिंग या आपकी इन्वेस्टमेंट जितना सिंपल उतना अच्छा है। करेक्ट, ये मेरा रूल है, ठीक है। तो मैं जो अल्गो में स्ट्रैटेजी भी होती है,
दूर से दिखने पे बहुत डिफिकल्ट नज़र आती है, लेकिन आप एक्चुअली डीप डाइव करोगे तो बहुत आसान होती है। इनफैक्ट मैं मस्ती में बोलता हूँ कि यह सवाल पूछता हूँ कि ट्रेडिंग एक्साइटिंग होनी चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए? बोरिंग होनी चाहिए। तो लोगों को कभी भी ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होनी चाहिए, बिलीव मी। लोगों को होता है कि एक्साइटिंग होनी चाहिए, बोलते हैं नहीं, ट्रेडिंग क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, बोरिंग। बोरिंग होनी चाहिए। ठीक है, और एक्साइटिंग होती है मतलब या आपने ट्रेड लिया और फर्स्ट टाइम ही आप जीते हो तो फिर आपको एक्साइटमेंट आएगा, या तो ट्रेड में इतनी आग लगी हुई है कि आप आरएनडी कर रहे हो तो एक्साइटमेंट आएगा। तो मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, बोरिंग बिजनेस हो तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरे कंसेप्ट होता है बोरिंग के लिए। अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो उसको हम बहुत बोर बनाते हैं। तो लेट्स टेक द एग्जांपल कि किसी बड़े से फंड हाउस को या एफआईएस को किसी कंट्री में पैसा डालना है, इंडिया में डालना है या किसी और कंट्री में पैसा डालना है, तो क्या सोच के डालेगा उस कंट्री में पैसा? ऐसा सोचना है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी जगह पे डालना है, क्या किसी कंट्री में डालना है, तो मैं क्या सोच के डालूंगा? ओके, सो वहाँ की जीडीपी, इकोनॉमी? नहीं, मुझे तो अकाउंट्स का आता ही नहीं नॉलेज, मैं तो साइंस का ना, तो मैं अब मुझे पता भी नहीं कि जीडीपी पे भी सवाल उठ जाते हैं कि जीडीपी सही नंबर्स हैं, गलत नंबर्स हो, सारे सवाल। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत सिंपल लेमैन में कि मुझे इकोनॉमिक्स ना पढ़ना पड़े, मुझे कोई जाके हिस्ट्री विस्ट्री उस कंट्री का ना निकालना पड़े, तो मुझे ट्रांसपेरेंसी से चाहिए कि कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं देखूंगा फॉर एग्जांपल कि उस देश के टॉप 50 कंपनीज या 100 कंपनीज या 200 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। करेक्ट, ठीक है, और उस समझो टॉप 50 कंपनी और 100 कंपनी है, वो लिस्टेड होगी पक्का, बड़ी कंपनी तो लिस्टेड होगी, पब्लिक फंड चाहिए, लिस्टेड है तो मतलब उनको क्वार्टरली या एनुअली डेटा भी सबमिट करना पड़ेगा एक्सचेंज को। तो जो डेटा सबमिट कर रहे हैं और बड़ी भी है तो रिलायबल डेटा, बोल सकते हैं कि बहुत ही रिलायबल डेटा है। तो मैं ढूंढता हूँ उस कंट्रीज़ के 50 या 100 या 200 टॉप कंपनीज को उसमें पैसा डालने के लिए। अब इंडिया में आप जो आओगे कि मुझे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कौन सी है, अब मैं 50 टॉप कंपनी ढूंढने जाऊँगा तो बहुत सारी कंपनीज 50 आ ही जाएगी। अब 50 में मुझे रेशियो डालना पड़ेगा, बहुत टफ पड़ेगा। तो उसकी जगह पर मैं आ जाता हूँ ETF पे। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के ETF, एग्जांपल निफ्टी 20 हो गए या बाकी भी एम्सिस के जो निफ्टी 50 के ETF है, वहाँ मैं पैसा डाल देता हूँ। तो मैंने उस देश की 50 टॉप कंपनीज में पैसा डाल दिया। तो क्या लगता है, ईजी है? हाँ, बहुत आसान हो जाए ना, आपको रिसर्च करना है ना कुछ करना है। तो टॉप 50 पे डाल दिया। हो सकता है कि मुझे 100 पर डालना, तो टॉप 50 के पास नेक्स्ट टॉप 50 पे भी डाल दूंगा, जूनियर बेस भी हो जाएगा, या नेक्स्ट 200 पे भी डाल सकता हूँ मैं। तो मैं ढूंढता हूँ कि फॉर एग्जांपल इजी के लिए हम बोलेंगे निफ्टी 20 में डाल दिया अपने पैसा, जूनियर बेस में डाल दिया। ठीक है, अब आपने उस देश की 100 कंपनीज में डाल दिया पैसा। ठीक है, एक देश मजबूत होगा फाइनेंशियली अगर वहाँ पे क्या होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि बिना बैंक्स के कोई देश चलेगा नहीं। करेक्ट। तो कंपनीज भी होने चाहिए, लेकिन कंपनीज अगर बैंक्स लेंडिंग नहीं कर रहा है, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको क्रेडिट लेंडिंग वेंडिंग बहुत टफ हो जाएगा, तो वो देश चलेगा नहीं। हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम भी चाहिए। तो इंडिया में अगर बैंक में डालना है तो मैं या तो मैं बैंक ढूंढूँ, वो उससे अच्छा कि निफ्टी बैंक में डाल दूँ। तो बैंक निफ्टी के ETFs में डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स है, बड़ा एक डिस्क्लोजर कि इसमें सारा इन्वेस्टमेंट मेरा है जो भी हम बात कर रहे हैं अभी तक तो उनमें मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट्स आधे पर्सनल भी है और फैमिलीज के भी है। तो निफ्टी भी उसमें है, जूनियर भी उसमें भी है, और बैंकिंग सिस्टम में भी हो गया। तो आपको देखिए कि हमने उस देश के टॉप 100 या 200 कंपनीज को ले ली, जिसमें आपको रिसर्च नहीं करना है, वो इंडेक्स खुद ही संभाल रहा है। 5% का वेरिएशन हो सकता है यहाँ वहाँ, बट 95% वेरिएशन बिल्कुल वो टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज होगी। प्लस वहाँ के बैंकिंग सिस्टम ने अपना पैसा डाल दिया। अब सोचिए कि ये 3 चीज़ तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन कोविड आ गया या कुछ साल पहले श्रीलंका में हो गया था कि कंट्री बैंकरप्सी की तरफ आ गई। तो हमें कुछ ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो काउंटर करे इनको, कि अगर ये तीनों चीज़ नहीं काम कर रहे हैं तो इनकी थोड़ा हेजिंग होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या बचा, गोल्ड एंड सिल्वर, बुलियंस बचे, गोल्ड एंड सिल्वर्स में। तो आप गोल्ड को भी डाल सकते हो, तो सिल्वर्स को भी डाल सकते हो। तो जैसे मेरे है, तो मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट्स है। अगर मेरे पास 100 रुपये है, बिलीव में, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे मतलब होता है कि 100 रुपया है तो 50 रुपये मैं ETF में डाल देता हूँ, बाकी जो 30 रुपये बचे वो मैं स्मॉल कैप्स में डाल देता हूँ, जो खुद की रिसर्च वाले। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता है तो आप पूरे के पूरे 100 रुपये है उसको आप ETF में डाल सकते हो। तो सर आपने इतना इजीली अपने ETFs को डाइवर्सिफाई किया है, तो इसके क्या ROI आती है, कुछ एनुअली बेसिस पे CAGR क्या रहता है, वो हमें आप कुछ दिखा सकते हो? एक बार रियल डेटा ही देख लेते हैं। हाँ, ये डेटा हम देखेंगे कहाँ से, अप्रैल 1 ले लेते 2009। ओके, इनफैक्ट मैं 2008 के में जाना चाहता हूँ, लेकिन उस समय कुछ ETFs के डेटा नहीं थे। करेक्ट, क्या ETF के डेटा थे तो मतलब सही डेटा नहीं थे। तो हमने क्या किया, 2008 के जो भी हुआ था उसके बाद अप्रैल 1 2009 से लेके, ठीक है, हम ले लेते हैं लास्ट ईयर
मार्च 31 2025 तक। परफेक्ट। हमें रेगुलेशन बोलता है 3 महीना नहीं चाहिए, तो हम FI तक ही ले लेते हैं। करेक्ट। तो लगभग ऑलमोस्ट 16 16 ईयर्स साल का डेटा हो गया है। बहुत है। ठीक है। हाँ, 16 साल में हमने देखा कि बहुत बड़े मतलब सब कुछ आ गया, कोविड भी आ गया। कोविड भी आ गया है, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो गई, बजट्स भी आ गए, वो सारे कुछ हो गया। IT बूम का भी थोड़ा सा एक फेज आया हुआ था। हाँ। जनरल इलेक्शन भी काफ़ी हो चुके हुए, तो आई थिंक दैट इज अ रीजनेबल डेटा। बहुत है। ठीक है ना। तो ये आप देखिए कि निफ्टी का है। ठीक है, निफ्टी के अप्रैल 1 2009 से लेके अभी तक का आपने देखिए कि हमारा कितना आ रहा है। हमारा CAGR लगभग आ रहा है 15 के करीब में लगभग आ रहा है। ठीक है, उसमें आप कोविड के दरमियान आप ड्रॉ डाउन भी देख सकते हो। तो वो जो ड्रॉ डाउन आया था, हो सकता है 100 साल में एक बार होता है, लेकिन हुआ है। तो हमें लगभग 34-35 के करीब 36 के करीब में हमें एक ड्रॉ डाउन भी आया हुआ है। ठीक है, 36 के करीब में आया हुआ है। फिर आप जूनियर बेस देख लीजिए नेक्स्ट, जिसमें रिटर्न अच्छा है। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 है था ना, नंबर 2 को नंबर 1 होने की इच्छा होती है, तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा था लेकिन लॉसेस भी ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो इसमें यहाँ पे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि लगभग 17-18 के करीब में इसका CAGR है। देखिए इसकी ड्रॉ डाउन थोड़ा कम दिखा रहा है यहाँ पे, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे जाते हो 2005-2008 में जाते हो तो इसमें ड्रॉ डाउन ज़्यादा है। अदरवाइज ज़्यादा सब इसी में जाएगी, लेकिन इसकी ड्रॉ डाउन एक बार 70% भी गया हुआ था। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि निफ्टी 50 में नहीं, वहाँ भी पैसा डालना है, यहाँ भी डालना है, केवल इसमें नहीं डालना है। इसमें डाल रहे हो तो आपको 1 लाख में से 70,000 कभी उड़ भी सकता है, तो आपको इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें थोड़ा डालना है, पूरा नहीं डालना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बैंक बीस बताया, तो आप बैंक बीस देख लीजिए। 16-17 के करीब में CAGR आ रहा है। उसमें भी हमें देखा कि ड्रॉ डाउन भी हमें ना ड्यूरिंग द कोविड के टाइम में हाईएस्ट ड्रॉ डाउन जो दिख रहा है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ पीरियड्स देखेंगे, काफ़ी लंबे पीरियड है जहाँ पे हमें ड्रॉ डाउन फेस में रहता है। वो सारे चीज़ भी आ सकता है। ठीक है, और इन सबको बचाने के लिए हमें क्या है, नेक्स्ट है गोल्ड का है। तो गोल्ड का देखिए रिटर्न्स कम है, और दो पिछले 1 साल में काफ़ी भागा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि गोल्ड में भी कुछ 6-7 साल तक भी हम ड्रॉ डाउन में रखते हैं। अगर आप उसको डॉलर साइड में करेंगे तो वो भी हो जाता है, मतलब हाई पिक नहीं करता है, ऐसा भी पीरियड आ जाता है उसमें भी, लेकिन रिटर्न 10% का ही, ज़्यादा CAGR नहीं है। और अगर आप रिसेंट डेटा लोगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। गोल्ड इज बेसिकली हेज के लिए, यहाँ पर हम नॉर्मली हेज के लिए हम लेते हैं। तो नॉर्मली मेरा होता है कि 10-15 या 20% तक से ज़्यादा हमें एक्सपोजर नहीं चाहिए। आई नॉर्मली कीप की 10 से 15 के बीच में गोल्ड में रहे। ठीक है। अब एक तरीका है कि आप सिंगल डालो, बट दूसरा तरीका है कि वो बोलते हैं कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने बताया कि बहुत लिमिट को जाना है, तो अब ये 4 एसेट्स हो गए। इसमें सिल्वर बीज नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सिल्वर बीज का डेटा नहीं है उतना 2009 से। ओके। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा डेटा नहीं है, तो हम ये 4 में डिवाइड करते हैं। मतलब हर को अगर हम इक्वली वेटेड दे देते हैं 25-25%, तो ये हमारा पे ऑफ आ रहा है। ये देख लीजिए, ये हमारा इक्विटी कब आ रहा है उसका, और उसका ड्रॉ डाउन आ रहा है। तो लगभग हमें 15-16% के करीब में CAGR आ रहा है, और ड्रॉ डाउन हमारा घट गया है, लगभग 34% आ गया। वो भी आया है बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, उसमें आपको जूनियर बीस भी है। जूनियर बीस में बताया कि 2008 में 70% भी आया हुआ था, जो इसमें नहीं है। तो आप कंबाइन देखो तो इट इज़ अ क्वाइट रीजनेबल रिटर्न है। 15% CAGR, 16% CAGR इज मोर देन रीजन फॉर अस। करेक्ट। तो अगर हमें यहाँ पे इतना रिटर्न आ जा रहा है, अब आप बोलोगे संतोष ये रिटर्न कम है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये सुपर रिटर्न है बिजनेस के हिसाब से। और फिर क्या करते हैं, हम इसी पैसों को हम प्लेज करेंगे और उससे हम ट्रेडिंग करेंगे। हाँ, तो लेट्स से कि आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, लेट्स एग्जाम्पल, या 10 लाख जो भी आप चाहिए, इजी के लिए 1 करोड़ ले लेते हैं। तो हम 8 करोड़ का ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे, या इजी के लिए 1 ही करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्लेजिंग करेंगे। तो प्लेजिंग में क्या हो जाएगा, हमें इसमें 80 या 90% पैसा वापस आएगा, क्योंकि ETF में हेयर कट भी कम होता है, याद रखिए। स्टॉक्स पर ज़्यादा हेयर कट होता है, बट ETF में हेयर कट कम होता है। लेट्स से हम 20% हेयर कट भी जाते हैं, तो आपने 1 करोड़ डाला यहाँ पे, आपको प्लेजिंग करने के बाद आपके पास 80 लाख आपके मार्जिन मिल जाएगा। उसमें हम बोलते हैं कि अलग से 20 लाख रुपए आप और डाल दो 20%, तो आपका टोटल हो गया, आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ 20 लाख का हो गया। करेक्ट। जिसमें 1 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसमें से 80 आपके जेब में आया हुआ है, 20 आपने कैश डाला हुआ है, तो आपके पास बैक टू 1 करोड़ और हो गया। तो एक्चुअली आपका 1 करोड़ 20 लाख जो है वो एक्चुअली 2 करोड़ 20 लाख के बराबर काम कर रहा है, रफली, इफ यू यूज द कैलकुलेशन। करेक्ट। तो हमें वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, आपके पास एक मतलब 1 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ के बराबर आपके काम कर रहा है, तो उसमें हम फिर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो हमारा एम होता है कि ट्रेडिंग से हम 24 से 36 के बीच में आ जाए, वो हमारी इच्छा होती है। किसी साल थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी साल थोड़ा कम आ जाता है। तो सर अभी हमारे पास मान लो 1 करोड़ आ गया ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो, अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बता दी तो। हाँ देखिए, अगर जो बिल्कुल नोविस है, हाँ, जिनको कुछ नहीं आता, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है आयरन कॉर्नर, शॉर्ट आयरन कॉर्नर। ठीक है। ठीक है,
वो नोविस के लिए। उसमें क्या करते हैं, हम 2 OTM को बेच डालते हैं और फर्दर कुछ दूर जाकर हम इंश्योरेंस को बाई कर लेते हैं। सीखना है शुरू में वैसे सीखिए, ठीक है, लेकिन जिनको आयरन कोंडो आ गया है उनके लिए फिर मेरे पास एक नई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आयरन कोंडो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो हाई वॉलेटिलिटी पे बहुत अच्छी चलती है, वो हाई पे भी अच्छी चलती है, पर जैसे वो न्यूट्रल जोन पे आ जाती है, मैंने बताया ना 5 जोन होते हैं वॉलेटिलिटी के, तो हम जैसे ही तीसरे जोन पे आते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो तीसरे जोन के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी वो आयरन बटरफ्लाई है। तो तीसरे पे आ गए, लेकिन दूसरे पे ये काम नहीं करेंगे, आयरन बटरफ्लाई भी नहीं करेगा, वहाँ पे हमें कुछ कैलेंडर स्प्रेड चाहिए टेक्निकली। 2 और 1 पे मेरे प्रीफर्ड स्ट्रैटेजी है कैलेंडर स्प्रेड है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नेक्स्ट मंथ की लिक्विडिटी मिलती नहीं है, तकलीफ हो जाती है। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, मतलब लगभग 2018-19 की बात कर रहा, तो वहाँ पे रिसर्च करते करते हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको हम बोलते हैं डबल रेशियो स्प्रेड बोलते हैं, काइंड ऑफ बटरफ्लाई होता है, असिमेट्रिकल होता है। तो नॉर्मली आपने बटरफ्लाई या रेशियो स्प्रेड देखा है या बटरफ्लाई देखा है 1:1 होता है, करेक्ट। उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर डाला है, उसको हमने 2-3 का 1 कर रखा है और 1-3 का 2 कर रखा है। तो 2-3 का 1 मतलब पुट के लिए है एंड 1-3 का 2 है वो कॉल के लिए है। इंटरेस्टिंगली नॉर्मली ये जो रेशियोज बनते हैं वो नॉर्मली डेबिट होता है। तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था बहुत पहले और कुछ मीडिया हाउस के लिए आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, तो ये मैं ढूंढना था कि एक कोई आयरन कोंडो के जैसे स्ट्रैटेजी बने जहाँ रिवॉर्ड भी लिमिटेड हो, रिस्क भी लिमिटेड हो, लेकिन वो डेबिट ना हो और लो वॉल्स पे भी चले। मतलब मुझे वेरी हाई पे तो चलेगा, हाई पे भी चलेगा, न्यूट्रल पे भी चलेगा, लो पे, वेरी लो पे शायद ना चले बट लो तक चलना चाहिए, मतलब वो चारों जोन को कवर कर रहा है। तो मैंने मस्ती करते करते हमने ये स्टडी बनाई है। तो उससे मैं बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो मैं सोचा इसको नाम भी क्या दूँ मैं ये भी हो गया था। तो इनफैक्ट मैंने, क्योंकि ये कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बिलीव में कोई भी बुक्स में मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, ये हमने खुद बनाया हुआ है। बुक्स में मैंने पढ़ा था, बटरफ्लाइज पड़े हुए थे जो भी सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन 2-3 का 1 नहीं होता है, वो 1-2 का 1 होता है और वो सिमेट्रिकल होता है। हमने इसको जानबूझकर असिमेट्रिकल किया है और हमने उसको नेचर चेंज किया कि क्रेडिट हो जाए, अदरवाइज नॉर्मली वो बटरफ्लाइज क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट ही होता है। तो हमने इसको क्रेडिट में कन्वर्ट किया हुआ है, 2-3 का 1, 1-3 का 2 करके। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर मार्केट सेंटर में है तो हम इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ मनी यहाँ जाते हैं, थोड़ा आउट ऑफ मनी वहाँ पे जाते हैं। तो जैसे कि निफ्टी 20,000 पे है, क्योंकि ये रेगुलेशन बोलता है लेटेस्ट नंबर नहीं बोलना है तो 20,000 मान लेते हैं कि निफ्टी 20,000 पे है, तो आप 500 पॉइंट आगे आ जाइए तो 20,500 हो गया। अब 500 पॉइंट पीछे जाए तो 19,500 हो गया। ठीक है, तो आउट ऑफ मनी हो गया कॉल, आउट ऑफ मनी हो गया पुट। वहाँ पे हम एक लॉट बाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, आउट ऑफ मनी एक बाई कर लिया। जैसे ही बाई किया उसके नेक्स्ट स्ट्राइक पे जाना है, तो 20,600 हो गया यहाँ पे, ओके, और 19,400 यहाँ पे हो गया। वहाँ पे हम 3 लॉट कॉल एंड पुट के बेच देते हैं, ओके, ठीक है। और फिर हम कुछ स्ट्राइक्स और दूर जाएंगे, उतना दूर जाएंगे कि हम कमा रहे 1 रुपया तो खोना है 1.5 रुपया, वो मैं देखता हूँ। हम खोना है तो कितना खो रहे, 1.5 रुपया, तो हम उतना दूर जाके हम इंश्योरेंस को बाई करेंगे 2 लेग्स। तो डीप आउट ऑफ द मनी 2 पुट को बाई कर रहे हो, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल को बाई कर रहे हो, तो आपको 2 यहाँ पे बाई हो गया, 1 यहाँ, 3 यहाँ पे सेल हो गया और 1 यहाँ पे बाई हो। तो आप देख रहे हो पुट साइड में तो स्प्रेड्स बिल्कुल सही है, 3 बेचे हुए 3 खरीदे हुए, तो आपका रिस्क डिफाइन हो गया। और सेम में यहाँ पे भी हमने कॉल साइड में भी हमने 3 कॉल को बेचे हुए, तो 3 कॉल को हमने बाई किया हुआ। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि 3 लॉट आ गया है तो आपको जो बीच की रेंज है ना तो काफ़ी विड्थ बड़ी हो जाती है, तो आपको बस बड़ा स्पेस मिल जाता है, और जितनी वॉल्यूटिलिटी हाई हो उतना बड़ा आपको स्पेस मिलता है। करेक्ट। तो ये मेरे लिए वेरी हाई पे भी चलता है, हाई पे भी चलता है, न्यूट्रल पे भी चलता है और लो पे भी चलता है। मतलब अराउंड 12 to 20 का जो आईवी रेंज रहेगा, इंडेक्स का रेंज रहेगा, हाँ, तो वहाँ उसमें आप आराम से प्ले कर सकते हैं। मैंने रन किया हुआ है चारों में, नीचे वाले में थोड़ा तकलीफ देता है, प्रीमियम्स कम होते हैं और कम होता है, बड़े चारों में चल जाता है। और ब्यूटी है कि अगर कम भी हो बट एक्सपायरी नज़दीक है तो और भी चल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी में आपका वेगा बड़े जल्दी से थीटा आपको बहुत हद देता है, और वेगा तो शांत हो ही जाना है। और जस्ट ये आयरन कोंडा बेसिकली इट इज अ बैटमैन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल रेशियो एंड अ पुट रेशियो, जो आपका बैटमैन का पे ऑफ ग्राफ देता है। मैं भी बहुत ट्रेड करता हूँ बैटमैन। तो इनफैक्ट पहली बार बनाया तो मैंने आपको बताया कि मुझे नाम नहीं सोच रहा था, बट फिर मैंने देखा कि ये रेशियो स्प्रेड है तो इसलिए प्लस दोनों साइड है, तो हमने इसका नाम रखा था डबल रेशियो स्प्रेड असिमेट्रिकल, क्योंकि ये नॉर्मली ये आपका सिमेट्रिकल ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हो जाता है, असिमेट्रिकल होगा, ये असिमेट्रिकल होगा। फिर उसके बाद जब ये आर्टिकल छपा मनी कंट्रोल में तो फिर काफ़ी लोगों ने यूज़ करना चालू किया, फिर लोगों को ये बैटमैन का चेहरा से नजर आया तो लोगों ने इसका नाम बैटमैन रखा। तो सर स्ट्रैटेजी तो समझ गए, अब इसमें मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं कि
क्या हम इसको वीकली में करेंगे तो कब करेंगे, मंथली में करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है, हमारा इसमें टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि और एडजस्टमेंट्स अगर हैं तो वो कैसे करेंगे, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये स्टडी इतनी ब्यूटी है कि आपको पता है कि हाई वॉल पे भी चलेगी, वेरी हाई पे भी चलिए, हाई पे भी चलिए, न्यूट्रल पे भी चलिए, लो पे चलिए। और ब्यूटी है कि हम इसको मैंने वीकली पे भी चलाया हुआ है, ओके, और मंथली पे भी चले हुए हैं। इनफैक्ट बहुत बार जब जनरल इलेक्शन होते हैं या बजट होता है तो मेरे मल्टीपल शेयर्स ओपन हो जाते हैं। हो सकता है निफ्टी के मंथली भी ट्रेड ओपन हो और निफ्टी के ये हफ्ते के भी ओपन हो, नेक्स्ट हफ्ते के भी ओपन हो। तो मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं करना है, तो आप मंथ के अंदर तक का कोई भी कर लीजिए। आप इसको करंट वीक का कर लीजिए, नेक्स्ट वीक कर लीजिए और मंथली तक कर सकते हो, उससे लंबा मत चाहिए। हाँ, क्योंकि क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। हाँ, वीकली, बाई वीकली और मंथली तीनों में ही कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो वीकली होता है उसमें अवॉइड करता हूँ कि आखिरी के दिन नहीं लेना, आखिरी 2 दिन में ना ले तो बेटर है। क्योंकि हम शुरू में समझो ट्यूसडे को एक्सपायरी है या थर्सडे को एक्सपायरी है मान लीजिए, तो हम फिर आखिरी के 1 या 2 दिन पहले छोड़ देते हैं, मान लेंगे, पोजीशन नया नहीं बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरी इसमें वीकली लेना है जैसे कि ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ठीक है, तो मैंने से एक ट्रेड हो जाएगा, लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि सेकेंड हाफ में एक ट्रेड आ जावे, ठीक है। फिर थर्सडे को भी एक नया ट्रेड ले लीजिए, तो एक ट्रेड में पूरा पैसा नहीं डालना है। ब्यूटी ये है। तो हम क्या करते हैं कि वेडनेसडे की ट्रेड हो सकता है मार्केट कुछ और हो, थर्सडे को 1% मार्केट ऊपर भाग गया, तो जो नया स्ट्रैटेजी बनेगा इसी का वो 1% नया रूम वाला बनेगा। तो उसमें क्या ब्यूटी हो रहा है कि जो पुराना ट्रेड है वेडनेसडे का और जो थर्सडे का ट्रेड है वो न्यूट्रलाइज करे एक दूसरे को। तो आपका डेल्टा न्यूट्रलाइज इनडायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है कि फ्राइडे भी हम एक और ट्रेड ले लेंगे, जो नेगेटिव नंबर पर होगा। अब ये तीनों ट्रेड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हो जाता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेडनेसडे का ट्रेड थोड़ा ज़्यादा लॉस देगा, थर्सडे का बराबर होगा, फ्राइडे का बिल्कुल सेंटर में होगा। डिस्टेंस आप रख रहे हो वो हमेशा 500 पॉइंट रहता है या कुछ ऐसा? नहीं, देखो बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट बहुत छोटा हो जाएगा, निफ्टी के लिए 500, तो हर का एक अलग है। तो मैंने बताया कि मैं तो आरआर के हिसाब से बना लेता हूँ, बट उसके 2-3 और तरीके का आप स्टैंडर्ड डेविएशन उठा लीजिए कि अंडरलाइन की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक्सपायरी 3-4 दिन पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कहाँ पे आ रहा है, आप उसके हिसाब से उठा सकते हो। सेकेंड आप उठा सकते हो कि मुझे प्रीमियम के हिसाब से भी आप उठा सकते हो कि मुझे इतना प्रीमियम चाहिए दोनों तरफ, 3 दिन पहले तो इतना प्रीमियम चाहिए, 4 दिन पहले जो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। सेकेंड है कि हम स्ट्रैडल का निकाल सकते हैं जोड़ी भाव का, कि स्ट्रैडल का प्रीमियम कहाँ पर, जो प्रीमियम का जहाँ पर ब्रेक इवन आता है वो आप बेच डाल दीजिए। ओके, तो आप वैसे 2-3 तरीके आप निकाल सकते हो। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट करिए, इसके बिहेवियर को समझिए, इसके T+0 लाइन के बिहेवियर को समझिए और एडजस्टमेंट्स भी करते रहिए। ऐसा आपको ऐसा नहीं है कि सर बोल रहे हैं कल जाके 20 लाख रुपए डाल दो, 2-3 महीने पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। एक मैंने कहा कि अगर 20 लाख रुपए तो पहले ट्रेड में 3 ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड नहीं लेना। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि पहला ट्रेड गलत जावे, वो सोचना है, सेकंड ट्रेड ब्रेक इवन पे जावे और थर्ड ट्रेड में ही मुनाफा आएगा, ये माइंडसेट बना कर रखना है। सर इसमें बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आता है, क्योंकि हम आयरन कॉन्डोर बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम आयरन कॉन्डोर में आए, तो उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है अगर आयरन कॉन्डोर में भी बहुत वॉलेटिलिटी रहती है? तो ब्यूटी है कि जब आप आयरन कॉन्डोर जब बन रहा है ना, आपके इंश्योरेंस के लेग्स नजदीक आ रहे हैं, दोनों सस्ते हो गए, तो आपको भले ही आपको 100 रुपये कमाना था, 150 रुपये कमाना था, वो 150 रुपये नहीं खोएगा। वो 25 रुपया खो दो आप वर्स्ट केस में, 20 रुपया खो दो, उतना हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक मेरा और रूल है, वो जो इंश्योरेंस 500 दूर था ना या 700-500 दूर था, उसको करीब बनाते चले जाओ एडजस्टमेंट के समय। ओके, तो हमें एडजस्टमेंट सस्ता मिलेगा आराम से। हाँ, तो नजदीक लाना। जब भी इंश्योरेंस कर रहे हो तो वो गैप उतना नहीं रखना, गैप को कम करते चले जाओ। और सेम में अगर तो हमने फर्स्ट टाइम मार्केट बढ़ा तो हमने इसके गैप को कम कर दिया, सेकेंड टाइम मार्केट गया तो हमने इसके गैप को कम कर रखा, तो आपको 150 का लॉस आएगा ही नहीं। करेक्ट। सो सर हमें आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी समझाई, राइट? बीच में आपने ये पॉइंट बोला था कि मैंने इस स्ट्रैटेजी को कोड कर रखा हुआ और एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू करते हो। तो ये एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, पहला क्वेश्चन आप मुझे समझाओ और ऑडियंस को भी समझाओ। सेकंड कि अगर किसी को एल्गो ट्रेडिंग सीखनी है या एल्गो ट्रेडर बनना है तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो कहाँ से सीख सकता है? एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनुअल ट्रेडिंग और प्रोज एंड कॉन्स क्या है एल्गो ट्रेडिंग के? तो पहला सवाल है आपका अल्गो ट्रेडिंग। इसमें 2 वर्ड है, एक वर्ड है अल्गो और दूसरा वर्ड है ट्रेडिंग। ठीक है, तो अल्गो होता है क्या है? सेट ऑफ द रूल्स, कुछ नहीं, क्या है? सेट ऑफ द प्री डिफाइंड सेट ऑफ द रूल्स, उसको हम बोलते हैं अल्गोरिथम, अल्गो बोलते हैं। तो मतलब हमारी अभी सेट ऑफ द रूल्स क्या हो सकती है कि एंट्री कब करनी है, एडजस्टमेंट कब करना है, एग्जिट कब करनी है, प्रॉफिट में एग्जिट करनी है, लॉस में। तो अगर आपने इसके लिए रूल्स, इन सब के लिए रूल्स बना रखा है कि मुझे एंट्री कब करनी है, एडजस्टमेंट कब करना है,
एग्जिट कैसे कब करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कब निकलनी है और लॉस पे कब निकलनी है। अगर इसका प्री डिफाइंड रूल बनी हुई है, दैट मीन्स आपका एल्गोरिथम बना हुआ है, ये होगा एल्गोरिथम। ठीक है। अभी ये एल्गोरिथम को फॉलो करके अगर आप मैनुअली ऑर्डर डाल रहे हो तो अल्गो ट्रेडिंग नहीं हुई है, ये तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो गई। लेकिन यही एल्गोरिथम को फॉलो करके ये मशीन खुद ही ऑर्डर डाल रहा है आपके बिहाफ पे, ओके, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग भी हो रही है इससे प्रॉपर, दैट बिकम्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ओके, ठीक है। तो मतलब इट इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ द रूल्स, प्लस आपके ऑर्डर्स आपके ब्रोकर्स के पास जा रहे हैं, वो ऑर्डर एक्सचेंज के पास जाके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दैट बिकम्स अ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। आपने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट करेगा, पूरी मशीन ही लेती है। ठीक है। हम केवल मॉनिटरिंग करेंगे कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, कुछ एरर तो नहीं है, बस कोई एरर तो नहीं है। एंट्री वो खुद दिलाएगा, एग्जिट खुद दिलाएगा। ठीक है, बहुत सही। अभी अगला क्वेश्चन है सर, सीखे कहाँ से? सीखे कहाँ से? सब सीखने के लिए इसके लिए कि अभी इसमें थोड़ी सी कोडिंग की जरूरत पड़ जाती है। ओके। तो आजकल लेकिन कुछ नो कोडिंग प्लेटफॉर्म भी आ चुके हुए, फॉर एग्जांपल 5 पैसा के पास भी है। इनफैक्ट कुछ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी बनी हुई है, इनफैक्ट मैंने भी टेस्टिंग कर रखी, मैंने भी कुछ कर रखा हुआ है उसमें। तो आप वो जाके यूज़ कर सकते हो, उसमें आप पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करके आपके हिसाब से कर सकते हो। एक तरीका वो। सेकंड तरीका है कि आप मैनुअली कोडिंग सीखिए, ओके, ठीक है, और फिर खुद कोडिंग कीजिए। तो वो हो जाता है, बट उसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और प्लस आपको बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी खुद ही, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको पाइथन लैंग्वेज हो गया या जावा लैंग्वेज हो गया या आर एक लैंग्वेज है, तो मोस्ट ऑफ टाइम जैसे हम लोग काम करते हो तो या पाइथन या तो सी शार्प में कर लेते हैं, मतलब कुछ कंपोनेंट हो सकता है पाइथन को, कुछ सी शार्प के भी हो, या मोस्टली एंड टू एंड आप पाइथन भी कर सकते हो। तो आपको कुछ लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, या तो किसी को आउटसोर्स कर दीजिए। हाँ, कि आपकी लॉजिक है, कोई डेवलपर है, उसको आउटसोर्स कर दीजिए, वो पूरी कोडिंग करके बैक टेस्टिंग करके दे देगा। या देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जो रेडीमेड बने हुए, उन प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हो। या आपको डायरेक्टली अगर ट्रेडिंग ही करनी है, बैक टेस्टिंग नहीं करनी है फॉरवर्ड टेस्टिंग के साथ, तो 5 पैसा में भी आप कर सकते हो ना। सही बात है, हमारे पास है स्ट्रैटेजीज। तो आपको बट रूल्स आपके पास होने चाहिए, रूल्स क्लियर होने आपको रिस्क बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्या कब अभी चक्रव्यूह में जाना, कब चक्रव्यूह से बाहर आना। अब इस जो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है? हाँ, तो इसमें मतलब एल्गोरिथमिक करना कब है, पहले एक सवाल आता है, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँगा कि आपकी फैमिली के लिए आपको चाय बनानी है, तो आप क्या मशीन से बनाओगे या हाथ से बनाओगे? फैमिली के लिए अगर बनाया तो मैं हाथ से बनाऊंगा। हाथ से बनाऊंगा, तो वहाँ पर मुझे एल्गो की जरूरत नहीं है, एल्गोरिथमिक की जरूरत नहीं है। तो आप छोटे स्केल पे कर रहे हो तो आपको एल्गोरिथमिक की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको चाय बनानी है पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे शहर के लिए, तो आप मैनुअली बनाओगे? नहीं। तो वहाँ पे मुझे बड़े स्केल पे जाना है। तो वहाँ पे जहाँ पे आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत बढ़ जाते हैं कि आप उसको मैनुअली मैनेज नहीं कर सकते हो, ओके, तो वहाँ पे एल्गोरिथमिक तरीके ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी है, जैसे कुछ नई स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग करनी है, तो मैं मैनुअली करता हूँ, तो मुझे उसकी फील लेनी है, ये कैसा बिहेवियर है, ठीक है। एक बार स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल हो जाता हूँ और उसको मुझे स्केल अप करनी है, तो अगर मुझे 2-4 लाख में ट्रेडिंग करनी है तो मैं मैनुअली कर लेता हूँ, ठीक है। उसको मुझे करोड़ों में ले जानी है तो फिर मैं मैनुअल एल्गोरिथम के पास जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा है कि स्केल पहले देखनी है कि आपको कौन से स्केल पे करनी है। कभी कभी जब बहुत वॉलेटिलिटी रहती है या जब मार्केट ठीक से बिहेव नहीं कर रहा होता है, तो वो अगर वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन ब्रीच हो जाता है, 11% 12% हो जाए, ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी को पॉज करना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस करने? हाउ डू वी डिसाइड कि अभी इसको आगे कंटिन्यू करना है या इसको पॉज करना है? जैसे मैं खुद एल्गो करता हूँ, हाँ, ठीक है। हमने कुछ स्ट्रैटेजी बना रखे थे, स्ट्रैटेजी एक बना दे तो ऐसा देखिए फिक्स हो जाता है वो। उसमें तो फाइन टॉपिंग्स, पिज्जा में टॉपिंग्स ऊपर नीचे चेंज होते रहते हैं, वो 3 महीने 6 महीने में, बट माइनर चेंज होता है, मेजर चेंजेस नहीं होता है। तो हमने कुछ बना रखी स्ट्रैटेजी जो हमारा 4-5 साल बिल्कुल सही से चला। जब उसमें चेंजेस किए थे, लेकिन टॉपिंग से चेंजेस हुए थे, जो मेन कोर कंसेप्ट था वो इंटैक्ट था। फिर इनफैक्ट हमारा लास्ट क्वार्टर 25th के जो फर्स्ट क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च तक, वो स्ट्रैटेजी बहुत ही चंगा चला, बहुत ही बढ़िया चला। इनफैक्ट बताऊंगा कि उसके रिटर्न लगभग 18 से 19% उसी क्वार्टर के थे, जनवरी फरवरी और मार्च के 3 महीने में। अब वो स्ट्रैटेजी मैं डॉट डाउन भी बताया था 15%। इनफैक्ट आपको याद होगा कि अप्रैल 18 डेट याद है, उस दिन हमारा डॉट डाउन स्ट्रैटेजी में बताया था कि 15 जा सकता है, लेकिन उस दिन हमारा 18 गया हुआ था, ये भी बता रहा हूँ। 18 मतलब क्योंकि हमारा कुछ लॉसेस पहले भी हुए थे, उस लॉसेस को मिला के, ये लॉसेस को मिला के हम 18% डॉट डाउन तक जा चुके हुए थे। लेकिन हमने ये स्ट्रैटेजी 4 साल चलाई हुई थी, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि स्ट्रैटेजी मैं अपने भी दम में चलाओ। तो वहाँ हम रुके नहीं, तो 19-20 का फर्क हो जाता है, उसमें हम छोड़ते नहीं, आउटलायर इवेंट्स को अवॉइड करते हैं। वो आएगा आप ले रहे हो, ठीक है। बट अभी फिर जनवरी फरवरी मार्च में इतना बढ़िया रिटर्न आ गया, और जैसे ही हम अप्रैल इस FI में आ गए, बिल्कुल रेजिम चेंज होगी मार्केट की, क्योंकि पहले वीकली ऑप्शन हुआ करता था,
मतलब डेली ऑप्शन हुआ करता था, फिर वीकली आ गया। जब वो जनवरी फरवरी मार्च था, हमने केवल 2 दिन चलाया था स्टार्टिंग बिलीव में। हफ्ते में कितने दिन काम करते थे? 2 दिन। लोग हफ्ते में 5 दिन काम करते, 2 दिन आराम करते। हम एक्चुअली 2 दिन काम करते थे, अब 5 दिन हम आराम करते। तो बिलीव में जनवरी फरवरी मार्च में केवल 2-2 दिन ही ट्रेड किए थे एक्सपायरी डेज, और उसमें भी हम 19% का रिटर्न हमें आया हुआ था। बहुत सही, बहुत सही। बट अप्रैल के बाद प्रेसिडेंट्स यूएस के चेंज हो गए, मार्केट के रिजिम्स चेंज हो गए, तो हमारी सेम स्ट्रैटेजी अप्रैल 1 से बिल्कुल फेल हो गई। तो मई अप्रैल में लॉस हो गया, मई में लॉस हो गया, कुछ कमाया फिर गंवाया, कुछ कमाया फिर गंवाया, और जून में भी लॉस हो गया। इनफैक्ट हम 3-4% डाउन पे आ गए थे। बट हमारा क्वार्टर लॉस पहले भी हुआ था कि कुछ क्वार्टर्स लॉस चले जाते, एक आध क्वार्टर या 1 महीना या 2 महीना लॉस जाता था, ये क्वार्टर लॉस गया। हमने बोला नहीं, सब्र करो, क्योंकि हमने खुद स्ट्रैटेजी बनाई थी, खुद चला रखा हुआ, हमें बहुत कॉन्फिडेंस था। फिर हमने बोला एक और चांस देते, एक और क्वार्टर का। तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर में भी हमारी डाउन 6-6.5% पहुँच गई। ओके। और कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तो फिर हमने बोला ये पहली बार हुआ है इतने सालों में कि बैक टू बैक 2 क्वार्टर हमारा लॉस गया। वो 4-4.5 साल, 5 साल के बाद फर्स्ट ऐसा क्वार्टर गया है कि हमें लगा भी कि मार्केट की रेजिम भी चेंज हुई, क्योंकि पहले स्मूथ चल रहा था, एक्सपायरीज कम हो गई, और हमें लगा कि हम केवल हफ्ते में 2 ही दिन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो लॉस हो गया, लेकिन रिकवरी के लिए टाइम नहीं है। जब महीने में 8 ही दिन हमारा ट्रेड हो रहा है, और बिलीव में वो 2 एक्सपायरी डेज थे, वो सबसे चैलेंजिंग डे थे, और हम ट्रेडिंग उसी दिन कर रहे, बाकी दिन नहीं कर रहे। तो हमें बोला कि हमें अभी रिवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें इस ढंग से नहीं चलेगा। तो फिर जाके 7वें महीने में हमने पूरा रिवैम्प किया। ये हमारा फर्स्ट मेजर चेंजेस था आफ्टर 4 या 4.5 साल के बाद। ओके। तो यहाँ पे हमने जाकर एक बहुत बड़ा रिवैम्प किया, क्योंकि रेजिम ही पूरी मार्केट की चेंज हो गई। और जैसे हमने रिवैम्प किया, मिड ऑफ अक्टूबर के पहले हफ्ते में टेस्टिंग चल रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा लॉसेस आए थे। लेकिन मिड ऑफ अक्टूबर के बाद फिर हमने बिलीव मी बाय December 31 हमने वो जो 6.5% का डाउन था पूरा रिकवर हो गया था। ओके। तो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपको केवल ये नहीं देखना कि स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस चेंज हुआ। यहाँ स्ट्रैटेजी का जो डाउन था अंडर कंट्रोल था, क्योंकि हम तो 15 लेके चले हुए थे, लेकिन 6.5% पे हमने उसे बंद किया, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ चेंजेस हुआ। एक कि ये 2 क्वार्टर कभी नहीं दिखाया था, हमारे बैक टेस्टिंग में भी 1 क्वार्टर दिखाया हुआ था, लेकिन 2 क्वार्टर कभी नहीं दिखाया हुआ था। और सेकेंड था कि हमने देखा कि एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी चेंजेस हो चुके हुए थे, और प्लस हमने देखा कि एक्सपायरी डेज भी चेंज हो गए। करेक्ट। तो वी थॉट कि नाउ इट्स टाइम टू रिवैम्प। बट हम क्या करते हैं कि बनाते समय हम बहुत एफर्ट डालते हैं। हम बनाते समय हो सकता है कि हमारे पास 20 स्ट्रैटेजी आए, हम 18 स्ट्रैटेजी फेल कर देते हैं, तो 2 ही हमारे सेलेक्ट होता है। लेकिन एक बार जब सेलेक्ट होते हैं, तो जैसे सलमान साहब बोलते हैं ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो छोड़ते नहीं। तो स्ट्रैटेजी बनाने के पहले हम बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन एक बार हमने बना दिया, कमिट करते कि बस अब ये बन गया, तो हम इसको छेड़ते नहीं है, बिलीव मी। तो वही फिर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होगी। तो मोमेंट आपने छेड़ना चालू किया, तो वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं हो, आपके इमोशंस आ रहे हैं, आप ऊपर नीचे कर रहे हो। करेक्ट। नहीं सर, ये आपका एक्सपीरियंस है, और मैं भी मानता हूँ कि मार्केट को अडॉप्ट करना एज एन स्किल, जो कि टाइम के साथ ही आएगा। आपने बोला कि 2 क्वार्टर में वो उसने लॉस दिया, बट जबकि ड्रॉडाउन का अंडर कंट्रोल था, हाँ, तब भी आपने चेंजेस करे। हाँ, बिकॉज के रेजिम चेंज, और वो आपका एक्सपीरियंस है जो आपको समझ में। करेक्ट, हाँ, वो हमें आ गया था कि बाबा अभी आपको चेंज करना है। तो वो धीरे धीरे ही आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि 2-4 महीने में आप ये चीज़ें समझ पाओ, तो वो नहीं होता। इसमें एक लर्निंग ये भी है लोगों के लिए कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मतलब एटीएम नहीं है कि हर दिन आप छापोगे, आपके लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है। सो एज अ पार्टनर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या मोटिवेट किया, और अभी तक का आपका 5 पैसा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैं पिछले कई सालों से पूरी फैमिली अकाउंट सारा यहीं पे है, ठीक है। हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली चाहिए कि हमें, क्योंकि हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग चाहिए, तो हमें सिस्टम बहुत ही रोबस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर जाने चाहिए। तो 5% इतना स्टेबल है कि मुझे कभी कभी महीनों या 2-3 महीने तक मुझे किसी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिलीव में। तो मतलब सिस्टम इतना स्मूथ हो गया है कि मक्खन के जैसे चल रहा है। वही अगर मुझे बार बार आने को कॉल करना पड़े, तो हो तो ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा हो गया है, लेकिन टेक्निकल रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपको तंग हो रही है। तो वो जो स्मूथ प्रोसेस चाहिए, वो हमारा काफ़ी 5 पैसे के साथ शूट हुआ है। तो इनफैक्ट हमने बाकी चीज़ों से किया हुआ है, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत बार ऑर्डर्स हो सकता है दिन में बहुत अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन जैसे 3:15 बज जाता है, हमारे ऑर्डर्स फंसने चालू होते थे। वो इश्यूज़ यहाँ पे टेक्निकल चैलेंजेस हमें बिल्कुल नहीं है। प्लस APIs में मैंने इनसे काफ़ी इनपुट्स दिया हुआ है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे रिक्वेस्ट पे भी उन्होंने API में काफ़ी मॉडिफिकेशंस किया हुआ है, जो बाकी जगह पे होता है कि इतना स्मूथली नहीं हो पाता है। तो जो कस्टमर रिलेशन है या वो रिलेशन,
वो एक्सेप्ट करते हैं कि आपके जो भी रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल है, फिजिबल है, तो वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं। बिलीव मी, मेरे रिक्वेस्ट पे 2-3 चीज़ एक्चुअली API में डले हुए हैं, जो सभी केवल मुझे ही नहीं, बाकी भी ऑडियंस को, बाकी भी जो भी 5 पैसे के क्लाइंट्स हैं उन्हें भी यूज़ होता है। नहीं सर, हम फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं। और सेकंड चीज़ है कि जैसे इनका चैट GPI AI से भी इंटीग्रेशन है, तो अगर कुछ एक्सट्रीम में API में ऊपर API पे आपको चाहिए तो आप उससे भी हेल्प लेके आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इतने सारे इनपुट्स देने के लिए, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू शूट अ पॉडकास्ट विथ यू। थैंक यू सचिन। इनफैक्ट हम भी प्रोफेशन नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं मार्केट के। मार्केट हर कदम पे आपको एक नया चीज़ सिखाता रहता है, तो आपको हम्बल रहना हमेशा मार्केट के सामने। करेक्ट। बॉस इज ऑलवेज राइट जो बोलते हैं, तो हम भी हमेशा कुछ नया चीज़ सीखते रहते हैं। जैसे अभी AI की टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो वी स्टार्टेड गोइंग कोर्स मशीन लर्निंग, ये अभी अडेप्ट करना चालू कर। तो आपको लर्निंग कब हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी बुढ़े हो जाओगे आपको सीखना है, तो अब तभी आप रेस में रहोगे। दैट इज़ व्हाट। थैंक यू सो मच। आपकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये पॉडकास्ट। आई होप ये ऑडियंस को काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उन्हें भी यूज़ आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट जो भी है आप डाल दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू 5 पैसा। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.